बच्चों तुम बिल्कुल सही देख रहे हो। सिर्फ 5 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सिर्फ 5 लाइन में खत्म हो जाते हैं। उसको हम देखेंगे। उसके बाद आसान बिहार बोर्ड .co.in पर जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देंगे और अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चलो पढ़ते हैं क्या क्या है। मानव मुक्ति के पुरोधा और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के महू गांव में हुआ था। इस तरह से टोटल 5 लाइन है। हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को एक एक करके पढ़ेंगे। तुम इसको अगर यहाँ से शुरुआत से लेके अंत तक देख लो और याद कर लो। अगर कभी भीमराव अंबेडकर पे निबंध लिखने के लिए आए तो ये लिख देना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव का मुक्ति, ये देखो यहाँ क्या है, ये मानव बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, सारा मानव जो है अलग अलग सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। इनको बाबा साहब क्या किए? मुक्त कराए। इसलिए इनका नाम है मानव मुक्ति के पुरोधा। और भारत के संविधान के निर्माता, देखो ये बाबा साहब है। इनके हाथ में जो पुस्तक है वो संविधान है। वो क्या है? ये जो पुस्तक है, यहाँ पर जो पुस्तक है, ये वाली पुस्तक, ये क्या है? संविधान है। तो कहता है भारत के संविधान के निर्माता। देखो कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी पूछता है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछता है। आगे पढ़ेंगे कौन थे जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, वो बता रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, इसलिए 14 अप्रैल को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। कौन सा डेट था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। राज्य था मध्य प्रदेश, यह बीच में अवस्थित है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू भोपाल में भी होता है। राज्य के महू गांव में हुआ था। उस गांव का क्या नाम था? महू गांव। उसको अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो चलो, ये ग्लोब है, पृथ्वी पर है और अभी हम अंतरिक्ष में है। मान लो तुम अभी कहाँ हो? अंतरिक्ष में हो। अब हम अंतरिक्ष से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गांव की ओर सैर करने के लिए चलते हैं। चलो, हम अंतरिक्ष से सबसे पहले भारत पहुंचे। धीरे धीरे हम कहाँ पहुंचे हैं? भारत पहुंच चुके हैं। और ये क्या है? अंबेडकर जी का ये घर है। ये जो तुम घर देख रहे हो, ये किनका घर है? ये अंबेडकर जी का घर है। ये जो घर है, ये किनका घर है? ये अंबेडकर जी का घर है। ये घर तुम देख रहे हो ना, ये अंबेडकर जी का घर है। चलो रेड कलम से देखते हैं। यहीं पे बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो हम लोग देख लिए, मानव मुक्ति के पुरोधा हैं, संविधान के निर्माता हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? महू गांव में। महू गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है, दूसरा क्वेश्चन संविधान के निर्माता के बारे में पूछता है, तीसरा क्वेश्चन उनका जन्म कब हुआ था वहां पूछता है, चौथा क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में हुआ था, पांचवा क्वेश्चन पूछता है किस गांव में हुआ था। सिर्फ एक ही लाइन से 5 क्वेश्चन क्लियर। इसलिए मैंने कहा था 5 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम दूसरे पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह निबंध, देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन को समझो और पढ़ो। कहता है निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। बाबा साहब के भाषण, बाबा साहब एक भाषण दिए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। यह पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन मतलब होता है समूल
विनाश। एनिहिलेशन जो है ये इंग्लिश शब्द है, ये जो एनिहिलेशन शब्द है ये इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश की वीडियो तुम मेरी जाके देखो, वहां पे मैंने अंग्रेजी कैसे सीखे उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। एनिहिलेशन मतलब होता है संपूर्ण विनाश। ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जाति, जाति का संपूर्ण विनाश। तो उसी से ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, एनिमेशन से समझते हैं। देखो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कहाँ से निकला, कास्ट से निकला। फिर से देखते हैं, ये पुस्तक है और वहां से निकला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से निकला है, तो इससे निकला है। किससे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से निकला है। क्वेश्चन पूछता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन किससे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। अब हम फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। तीसरा नंबर में आते हैं, क्या कहता है, इस पाठ में आधुनिक सभ्य समाज। देखो आजादी के कुछ सालों के बाद बाबा साहब की मृत्यु हो गई, तो आधुनिक समाज की जब हम बात करते हैं तो उनके मृत्यु से पूर्व की बात करते हैं, यानी हम 20वीं सदी की बात करते हैं। देखो जब हम 20वीं सदी की बात करते हैं तो 1900 से 2000 के बीच की सदी की बात करते हैं। तो उस समय का जो समाज था उसको आधुनिक समाज कहते हैं, क्योंकि आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो चुका था। कल कारखाने जिस साल से लगने शुरू हुए वहीं से आधुनिक सब समाज, आधुनिक काल को माना जाता है इतिहास में। इतिहास जब तुम पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे प्राचीन काल, प्राचीन काल में तुम पढ़ोगे आदि मानव का काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकालीन में तुम आओगे तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, अपने यहाँ जो राजपूताना साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ोगे, और आधुनिक समाज में हम ज्यादातर आजादी के बारे में बात करते हैं। तो कहता है ये जो आधुनिक समाज है, ये सब जो आधुनिक समाज है, आधुनिक कपड़ा पहना हुआ है, यह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा को सही बताता है। देखो इसको समझो, ये क्या कहता है, यह कहता है कार्य कुशलता के लिए। जैसे देखो पहले मैं क्या था, पहले मैं बिहार सरकार में टीचर था, उसके बाद में भारत सरकार में क्या बना, बैंकर बना। अब मैंने ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया और फुल टाइम बच्चों को कोच कर रहा हूँ नौकरी के लिए। तो देखो ये जो जब मैं शिक्षक था तो कार्य कुशलता, कार्य कुशलता का क्या मतलब है, अगर कोई शिक्षक की कार्य कुशलता की बात करें तो वो बच्चों को समझाने में निपुण होना चाहिए। किसी बैंकर की अगर हम बात करते हैं तो वह बैंकिंग कार्यों में निपुण होना चाहिए। अगर हम किसी पुलिस अधिकारी की बात करते हैं तो उसकी कार्य कुशलता का मतलब हुआ कि उसके क्षेत्र में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए कहता है कार्य कुशल कब होगा, जब श्रम विभाजन होगा। श्रम विभाजन का मतलब हुआ कोई अगर मास्टर बनता है तो वो मास्टर होके ही रिटायर हो, तब तो वो काम का अनुभव को गेन करेगा। यही चीज वो कहता है। अगर कुछ दिन शिक्षक रहेगा, फिर कोई और चीज बन जाएगा, फिर पुलिस अफसर बन जाएगा, फिर नेता बन जाएगा, तो वो कार्य कुशलता नहीं हो सकता है। और कहता है कार्य कुशलता जब आवश्यक है तो जाति प्रथा सही है, ये बात ये लोग कहता है। लेकिन यहीं पे बाबा साहब को आपत्ति होती है। बाबा साहब को क्या होती है, आपत्ति होती है। तो फिलहाल हम देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है किसको आवश्यक मानता है, कार्य कुशलता को, और किसको सही बताता है, तो जाति प्रथा को ये सही बताता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए क्या है, अब है बाबा साहब इसका विरोध करते हैं। मैंने पहले ही कहा था बाबा साहब इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और कहते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, क्योंकि यह जाति पर आधारित है। अगर किसी का बेटा धोबी है, कोई धोबी है, तो उसका बेटा फिर धोबी ही होगा। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये तो विभाजन, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब होता है अपने आप। अगर किसी का बेटा धोबी, कोई धोबी और उसका बेटा फिर से धोबी का ही काम करता है, तो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर थोपा गया है। स्वाभाविक का मतलब अपने आप। अगर कोई व्यक्ति खुद से चुनाव करता है तो वो हुआ स्वाभाविक। और दूसरी बात वो कहते हैं यह रुचि पर आधारित नहीं है। अगर रुचि पर आधारित नहीं होगा तो क्या होगा, उसको मन नहीं लगेगा। देख लो इस लड़की को कंप्यूटर पे काम कर रही है, इसका इसमें रुचि नहीं लगता है, इसका मन ही नहीं लग रहा है। गाल पे हाथ रख ली है, कंप्यूटर को देख रही है, ठीक है। गाल पे हाथ रख के देखने का क्या मतलब हुआ, काम में इसको मन नहीं लग रहा है।
एक हाथ से कंप्यूटर चला रही है, देखो दोनों हाथ से चलाना चाहिए। मैं तो दोनों हाथ से कंप्यूटर चलाता हूँ, बायां हाथ से माउस पकड़ता हूँ ताकि काम तेजी से हो। तो ये बोलते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? पहला पूछता है जाति प्रथा डैश विभाजन नहीं है, तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। दूसरा चीज पूछता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। साथ ही इसके अलावा बाबा साहब क्या कहते हैं? देखो वो कहते हैं साथ ही जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और मुख्य कारण है। ये कहते हैं जाति प्रथा इसके अलावा जो हमारे देश में बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष मतलब सीधा सा था, सीधा सीधा, और मुख्य मतलब मेन रूप से कारण है। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होना चाहिए। अब वो कहते हैं हमारा जो आदर्श समाज हो उसमें स्वतंत्रता हो, समानता और मातृत्व हो। तो इसको हम पिक्चर से समझते हैं। देखो यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सब का सब बेरोजगार है, तब तो चुपचाप आकर के बैठ के समय काट रहा है, सब बेरोजगार है। तो कहता है ये बेरोजगारी क्यों है उनके अनुसार? क्योंकि जाति प्रथा है। तो इनके अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? वो कहते हैं स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये दोनों पक्षी क्या है? स्वतंत्र है, इसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया। उसी तरह से मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना रोजगार को प्राप्त करने का। फिर वो कहते हैं समानता होनी चाहिए। देखो ये तराजू पे दोनों समान है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। औरतों को भी समान अधिकार होना चाहिए पुरुषों के। और मातृत्व हो, यहाँ देखो सब लोग अपना हाथ एक साथ मिलाए हुए हैं, यानी सब में भाईचारा हो। यही बाबा साहब का कहना है। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है? पहला क्वेश्चन पूछता है बेरोजगारी का क्या कारण है? जाति प्रथा। कैसा कारण है? दूसरा क्वेश्चन होता है तो प्रत्यक्ष और मुख्य कारण है। तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होना चाहिए, यही पूछता है। तो आगे देखते हैं हमारा, और हमारे लिए क्या है। तो देखो हमारा काम खत्म हो गया। हमने कहा था 5 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव खत्म। तो कैसे हम समझेंगे कि मैंने जो बोला वो सही है? क्योंकि अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर हम सारा क्वेश्चन बना लिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो अब सवाल है क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? तो देखो asanbiharboard.co.in एक वेबसाइट है। ये asanbiharboard.co.in एक वेबसाइट है। तुम इसको लिखना तो वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ जा करके हमको टेस्ट देना है। क्लास 10 पे क्लिक करना है। अगर लैपटॉप में खोलोगे तो इस तरह से खुलेगा, और अगर हम इसको मोबाइल में खोलेंगे तो इस तरह का खुलेगा। ठीक है, तो हम मोबाइल में ही टेस्ट देंगे, इस तरह से खुलेगा, वहाँ खोलेंगे। अभी हम टेस्ट देंगे, तुम मेरे साथ वीडियो में बने रहो और देखो टेस्ट कैसे दिया जाता है। अभी मैं बिल्कुल छात्र बन करके टेस्ट दूंगा जैसे तुम लोग टेस्ट दोगे। तो चलो देखते हैं पार्ट 2। इस वीडियो के बाद बहुत जल्द एक पार्ट 2 का वीडियो आएगा जिसमें हम पाठ की व्याख्या करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। तो 3 वीडियो बनेगी हमेशा, एक ऑब्जेक्टिव, एक पाठ का व्याख्या, और तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। हमेशा 3 बनेगा। तो इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, हम लोग पार्ट 2 का तैयारी करेंगे। तो अभी चलो हम लोग टेस्ट देने के लिए चलते हैं। हम asanbiharboard.co.in वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब मैं बिल्कुल छात्र की तरह टेस्ट दूंगा। जब तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस तुमको दिखेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्लास 10 पे अभी क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लास 10 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट खुल जाएगा। हिंदी का सब्जेक्ट, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। तो अभी मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा क्या होगा? सब्जेक्ट खुल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ रहा हूँ, तो जाति प्रथा पे ले जाऊंगा, फिर जाति प्रथा को क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ टेस्ट देने के लिए खुल जाएगा, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन है। तो टेस्ट देंगे, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो स्टार्ट है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हम जैसे क्लिक करेंगे क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है?
तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भीमराव अंबेडकर को क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इस पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, पढ़ाए हैं, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसको क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्लिक करेंगे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या है, जाति प्रथा। क्लिक करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो बोले थे किसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सी रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट जनरेट होगा। देखो रिजल्ट जनरेट हुआ, क्या लिखा हुआ है, योर स्कोर इज 100%। ये जो एवरेज स्कोर, ये एवरेज स्कोर इसलिए लिखा गया है कि तुम जितनी बार टेस्ट दोगे, अगर ये इसको कई बार टेस्ट दिया गया तो इसको देखना है तुमको। फिलहाल क्या देखना है, योर स्कोर इज 100%, यानी सबका सब सही है। तो अगर कोई गलत रहेगा तो वहाँ गलत होगा और यहाँ टिक का साइन लग जाएगा। उसके बाद ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को पूरा तुम देखोगे, अगर कहीं गड़बड़ी है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम वीडियो सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। कभी होता है ना कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्लिक करेंगे तो हमको फिर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यही है। अब चलो इसको अगर तुम फिर से व्याख्या करना चाहते हो तो हम फिर से इसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो चलो हम पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या हो चुका है, मेरे ख्याल से पीपीटी की ओर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। तो बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। मुझे खुशी होगी जब तुम लोग सफलता प्राप्त करोगे, है ना, क्योंकि अब सारा भविष्य तुम्हारे कंधे पर टिका हुआ है ना। बहुत मुझे खुशी होगी जब तुम लोग सफल होगे। तो बच्चों धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे।